गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स का स्वागत है। हमने शुरू किया था एलिमेंट्री पार्टिकल चैप्टर, जिसमें कि हमने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स पढ़ा। उसी को ही कंटिन्यू करते हुए हमारा ये सेकेंड लेक्चर है एलिमेंट्री पार्टिकल पार्ट 2। पिछले लेक्चर को हमने, आपको ध्यान हो तो, इस वाले फ्लो चार्ट पे छोड़ा था, जिसमें कि हमने कहा था कि आपको गैस बॉसॉन्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कंसीडर करेंगे। तो उसी इस लेक्चर की हम जो शुरुआत है वो गैस बॉसॉन से ही करेंगे। इसमें हमने आपको पढ़ाया था कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है उनको हमने किस तरीके से स्पिन के आधार पर फर्मी और बॉसॉन्स में बांटा था, फिर और इंटरेक्शंस के आधार पर हाइड्रॉन और लेप्टॉन में बांटा था। ठीक है, और वहां पर हमने गैस बोसॉन के बारे में भी पढ़ा, जो कि यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड लेक्चर जो हमारा है उसको हम कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक के साथ, गैस बोसॉन्स। तो गैस बोसॉन्स होता क्या है कि जितने भी फंडामेंटल इंटरेक्शंस हैं, ठीक है, फंडामेंटल इंटरेक्शंस आपने पढ़े हुए हैं, 4 तरीके के होते हैं, जैसे कि यहाँ पर टेबल में दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो इंटरेक्शंस होते हैं वो कुछ ना कुछ पार्टिकल्स के एक्सचेंज से होते हैं। ठीक है, यानी कि इंटरेक्शन जो होगा, कोई भी अनोनीय क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स का एक्सचेंज होता है, तो जिसकी वजह से वो इंटरेक्शन होता है। तो वो जो पार्टिकल जिनका इंटरेक्शन हो रहा है वो कहलाते हैं गाउस बोसॉन्स। ठीक है, यानी कि गाउस बोसन की अगर डेफिनेशन दी जाए तो गाउस बोसॉन्स क्या है कि आर दी कैरियर पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल फॉर दी फंडामेंटल इंटरेक्शंस। और जैसा हमें पता है 4 इंटरेक्शंस हैं, तो चारों के लिए जो गैस बोसॉन्स हैं वो भी अलग अलग होंगे, उनके जो कैरियर पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग होंगे। जैसे कि हमने सबसे पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, जिसमें कि हमें पता है कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस हैं उसमें फोटोन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो फोटोन के एक्सचेंज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। स्पिन इसका होता है 1। ठीक है, इसी तरीके से जब हम वीक इंटरेक्शन की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास गैस बोसॉन्स हैं W+, W- और Z0। इनके लिए भी S यानी स्पिन की वैल्यू है 1। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो कि न्यूक्लियॉन्स के बीच में होता है, हाइड्रॉन्स, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन किसके बीच में हो रहा है, हाइड्रॉन्स के बीच में हो रहा है, और हाइड्रॉन्स में है न्यूक्लियॉन्स और हाइपरॉन्स। ठीक है, तो जो इनके बीच में इंटरेक्शन होगा वो होगा ग्लूऑन नाम के पार्टिकल के एक्सचेंज के कारण। ठीक है, जिसका की स्पिन है 1। और इसी तरीके से जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस होते हैं उनको ये माना जाता है कि ग्रेविटॉन नाम की जो पार्टिकल्स हैं उनके कैरियर से एक्सचेंज से ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस होते हैं, जिसके लिए जो स्पिन की वैल्यू है वो है S=2। ठीक है, बेसिक इंटरेक्शंस हैं जिनके बारे में अभी किस तरीके से इन पार्टिकल का एक्सचेंज होता है, कौन सी इसमें रिएक्शंस वगैरह जो भी हमारे पास एक्सचेंज किस तरीके से होता है, उन सबको हम पढ़ेंगे हमारे अगले कुछ लेक्चर्स में। यहाँ पर हम सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गाउस बोसॉन क्या है, तो आप उसको लिख सकते हो कि गाउस बोसॉन्स जो हैं वो कैरियर पार्टिकल्स होते हैं जो किसी भी फंडामेंटल इंटरेक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो कि अलग अलग इंटरेक्शंस के लिए अलग अलग है। यहीं पर ही एक और डेफिनेशन आ जाती है स्टेबल पार्टिकल्स की, कि जो भी हम ये पार्टिकल पढ़ रहे हैं उनमें से कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो स्टेबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं। अब इनमें फर्क क्या होता है कि स्टेबल होता है स्थायी, जो कि जिस पार्टिकल के लिए जो लाइफलाइन है, मेन लाइफ है, वो 10⁻⁻10 से 10⁻⁻16 सेकेंड तक होती है, उसको हम मानते हैं स्टेबल पार्टिकल। और जो कि
वीक इंटरेक्शन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरेक्शंस होते हैं उनमें डिके होते हैं, ठीक है। तो उनको हम स्टेबल पार्टिकल्स कहते हैं। और अगर इन जो मीन लाइफ है उसकी वैल्यू कम है, 10⁻⁻16 से भी कम है, तो वो फिर अनस्टेबल या फिर रेजोनेंस पार्टिकल कहलाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे गाउस बोसॉन के बारे में। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के बारे में, कि पार्टिकल तो हमने पढ़ लिए, ठीक है। इसी के साथ ही एक कॉन्सेप्ट और आया कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे मिलते चले गए, जब इन पार्टिकल्स की खोज की जा रही थी तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे मिलते चले गए जिनका की एक पार्टिकल के कंपैरेटिव मास सेम था, स्पिन सेम था, मीन लाइफ सेम थी, केवल चार्ज अपोजिट था, या फिर स्पिन का जो अलाइनमेंट था वो अलग था, मैग्नेटिक मोमेंट का अलाइनमेंट डायरेक्शन अलग थी, तो कुछ प्रॉपर्टीज अलग थी, कुछ सिमिलर थी। तो उस आधार पर उन पेयर्स को ये कहा गया कि ये जो पार्टिकल है ये दूसरे पार्टिकल के एंटी पार्टिकल्स है, यानी कि एंटी पार्टिकल को फिर डिफाइन किया गया किसी भी पार्टिकल के रेफरेंस में, यानी कि अगर किसी एक पार्टिकल की सिमिलर प्रॉपर्टीज दूसरे पार्टिकल में दिख रही हैं लेकिन कुछ अपोजिट भी हैं, कुछ अलग है, तो उसको एंटी पार्टिकल को इस तरीके से डिफाइन किया गया कि किसी भी पार्टिकल में यदि हम किसी पार्टिकल के कंपैरेटिव देख रहे हैं जैसे, तो उसके कंपैरेटिव यदि वो सेम मास, स्पिन, मीन लाइफ, ये सब चीजें हैं, मैग्नेटिक जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो भी सेम है लेकिन अपोजिट इन नेचर, प्लस माइनस का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। अलाइनमेंट या एंटी अलाइनमेंट हो, स्पिन यानी कि पैरेलल, एक का अगर पैरेलल है तो दूसरे का एंटी पैरेलल हो, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो भी अपोजिट हो डायरेक्शन में, तो और साथ में ही यदि उन दोनों पार्टिकल्स को अगर हम एनिहिलेट करें, यानी कि उनमें क्या हो रहा है वो खत्म हो रहे हैं, तो अभी क्या हो रहा है वो खुद के पार्टिकल के साथ ही हो रहे हैं, और जिसमें कि बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इन दी फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो ऐसे जो पार्टिकल्स हैं उनको एंटी पार्टिकल कहा गया, ठीक है। समझ में आ गई बात कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स खोजे गए जिनकी जो प्रॉपर्टीज थी कुछ पहले से ही मालूम पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी की ही सिमिलर थी, तो उन पार्टिकल्स के पेयर्स को पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की फॉर्म में डिफाइन किया गया। अब यहां पर एक आपको एक रिलेशन, जैसे कि भी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज उनमें चेक की गई वो यहां पर लिखी हुई है कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की बीच में रिलेशन क्या क्या है। जैसे देखिए फर्स्ट हम बात करें मास की, तो मास क्या होगा, दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। स्पिन भी सेम रहेगा। चार्ज, अगर पार्टिकल का प्लस क्यू है या फिर माइनस क्यू है, ठीक है, दोनों ही चीजें हैं, अगर प्लस क्यू है या माइनस क्यू है तो एंटी पार्टिकल का वो क्या होगा, इस तरीके से, अगर प्लस क्यू पार्टिकल है तो एंटी पार्टिकल माइनस क्यू हो जाएगा, अगर पार्टिकल माइनस क्यू है तो एंटी पार्टिकल प्लस क्यू हो जाएगा, ठीक है, सेम है। इसी की तरह मैग्नेटिक जो मोमेंट है, यदि ये पार्टिकल के लिए प्लस म्यू है तो एंटी पार्टिकल के लिए माइनस म्यू होगा। मीन लाइफ दोनों की सेम रहेगी। एनिलेशन और क्रिएशन, ये जो चीजें हैं यानी कि उनका उत्पादन और उनका खत्म होना, ठीक है, ये दोनों ही जो क्रियाएं हैं ये पेयर में होंगी, ठीक है, यानी कि अकेला जो पार्टिकल है ना तो वो क्रिएट होगा ना ही एनिलेट होगा। आइसोस्पिन की वैल्यू सेम रहेगी दोनों ही पार्टिकल्स के लिए, लेकिन जो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है वो डायरेक्शन वाइज अलग होगा। यदि वो T3 है फॉर द पार्टिकल देन इट विल बी -T3 फॉर द एंटी पार्टिकल। एंड द लास्ट इंट्रिंसिक पैरिटी की जो प्रॉपर्टी है उसको यदि हम देखें तो वो पार्टिकल के लिए कुछ भी है, लेकिन एंटी पार्टिकल के लिए अगर बोसॉन पार्टिकल्स हैं तो उनके लिए सेम होगी, वहीं अगर फर्मियन पार्टिकल है
तो उसके लिए अपोजिट होगी। ठीक है, तो ये एक रिलेशन था किसी भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के लिए। यदि हमें किसी भी एक पार्टिकल की प्रॉपर्टीज पता है तो हम इस आधार पर एंटी पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज है उनको भी हम इजीली बता सकते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज उसकी रहेंगी। ठीक है, अब पार्टिकल और एंटी पार्टिकल जब हमने पढ़ा तो उसमें क्या हुआ कि यदि देखिए हम बात कर रहे हैं कि हर एक पार्टिकल का एंटी पार्टिकल जरूर होता है, हर पार्टिकल का। ठीक है, कुछ पार्टिकल ऐसे भी होते हैं जो कि अपने सेल्फ एंटी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आपको याद हो हमने हमारे पिछले लेक्चर में कुछ ऐसे जो एलिमेंट्स थे, पार्टिकल्स थे, उनको हमने जीरो से यानी Z0, लैम्डा 0, ठीक है, ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका कि वो सेल्फ एंटी पार्टिकल होते हैं, यानी इनका एंटी पार्टिकल अलग नहीं है, खुद ही वो अपने आप में एंटी पार्टिकल है। ठीक है, तो जब पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के बारे में पढ़ा गया तो उसके बाद उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या अजम्पशंस किए गए कि जिस तरीके से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों मिलकर के किसी भी एक एटम की स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इनके एंटी पार्टिकल्स होंगे वो मिलकर एंटी एटम बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन में जैसे क्या होता है कि एक प्रोटॉन है नाभिक के अंदर और एक इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो अगर हम एंटी एटम की बात करें तो क्या होगा कि प्रोटॉन का जो एंटी प्रोटॉन है वो क्या होगा, नाभिक के अंदर होगा, और इलेक्ट्रॉन का जो एंटी इलेक्ट्रॉन जिसको कि हम पॉजिट्रॉन भी कहते हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा। तो एक तरीके से जो हमारा ए नंबर वाला डायग्राम है ये हाइड्रोजन को बता रहा है, तो बी नंबर वाला जो है वो हमारा एंटी हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। ओके, और जैसा हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम स्टेबल है तो इसका मतलब एंटी हाइड्रोजन एटम भी स्टेबल होगा। ओके, और ये जो हाइड्रोजन का जो एग्जांपल दिया है इसको 1996 में कुछ नैनो सेकंड के लिए लेबोरेटरी में बनाया भी जा चुका है। ठीक है, अब बात हुई कि अगर हम किसी भी एटम का एंटी एटम अगर मौजूद है, ठीक है, तो क्या होगा कि एटम से मिलकर के मैटर बनता है। किसी भी पदार्थ को हम एटम से मिलकर बना हुआ मानते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि एंटी एटम से मिलकर के एंटी मैटर बनेगा। किसी भी पदार्थ का प्रति पदार्थ जो होगा वो बनेगा एंटी एटम से, प्रति परमाणु से। ठीक है ना, तो इस तरीके से इन दिस वे द मैटर मेड फ्रॉम एंटी एटम वुड बी कॉल्ड एंटी मैटर। ठीक है, अब मैटर का एंटी मैटर है तो इसका मतलब क्या होगा, अर्थ का एंटी अर्थ भी होगी, यानी उसका जो एंटी पार्टिकल जो भी उससे मिलके बने हुए होंगे उनसे मिलके बन जाएगा। एंटी यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड की भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये सब क्या है, सिर्फ कल्पनाएं हैं। ठीक है, इस तरीके की जो कल्पनाएं हैं उनका कोई भी एक्सपेरिमेंटल जो एविडेंस है वो हमें अभी तक तो नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन का एंटी हाइड्रोजन बन चुका है, ये निश्चित है। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल वो यहाँ पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि लेप्टॉन्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, बैरियंस की प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग फर्दर वीडियोज एंड डोंट मिस दैट। थैंक यू सो मच।